Okay, guys, let's start the revision of very simple and straightforward standard SA 810 engagement to report on what summary financial statement. We'll start with the objective. माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव आईसीएस स्टडी मैट में ना मिले, घबराना नहीं है, इसको याद तो करना ही नहीं है। सबसे पहला काम मेरा है, आई विल डिटरमाइन वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा काम मेरा होगा, I have to form an opinion on summary financial statement किसके बेसिस पे, based on conclusion which are drawn from the evidence obtained. एंड इसके नीचे भी एक वर्ड लिखा नहीं है, दिखना चाहिए क्या, विच एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन express clearly that opinion through a written report that also describe the basis for the opinion। मैं तीन बातें दोबारा बोलना चाहता हूं ऑब्जेक्टिव में। नंबर वन, मैं डिटरमाइन करूंगा अप्रोप्रिएट है या नहीं है टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट। नंबर टू, I will form an opinion on the summary financial statement on the basis of conclusion drawn from the audit evidence and evidence is obtained through procedure. And number three, I will express clearly that opinion through a written report and I will also describe the basis of that opinion। अच्छा जी, इधर आइए। सबसे पहली बात, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है, लेस डिटेल्ड होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में होती है विच इज कंसिस्टेंट विद दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड डिफरेंट लॉ और रेगुलेशंस को डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुला सकते हैं, एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अच्छा जी। देन एक बार क्विकली बोल देता हूँ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आती है, लेस डिटेल में होती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन सेम एज दी फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम यानी एज ऑन डेट, और द चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर द ईयर एंडेड। ओके, इसे डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया भी जा सकता है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए, मैं एंगेजमेंट कब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इफ आई वॉज नॉट एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट एंटिटी। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। रीजन कोई पूछ ले तो आप लोग क्या बोलने वाले हैं, आप लोग ये बोलने वाले हैं, इन दैट केस आई विल लैक नेसेसरी नॉलेज टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस स्टैंडर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल देता हूं, आप एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। इज दैट क्लियर? कम ऑन। अगर आपने वो ऑडिट नहीं किया, यू विल लैक नेसेसरी नॉलेज टू डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस एसए। एक्सेप्टेंस में और आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस में मेरा सेकंड काम क्या है, आई हैव टू डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल और नॉट। अप्लाइड क्राइटेरिया बेसिकली द गाइडलाइंस विच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल और नॉट, मुझे ये देखना है। अच्छा जी, इधर देखिए, ये मुझे क्यों चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज लिमिटेड डिस्क्लोजर से रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, एस्टैब्लिश स्पेशली इफ नो एस्टैब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट। तो बिफोर एक्सेप्टिंग डिटरमाइन अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एक्सेप्टेबल होने का मेन क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट और दे मस्ट रिप्रेजेंट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट और दे मस्ट रिप्रेजेंट अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल कब माना जाएगा, जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है या फिर फेयर समरी दे रहे हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ओके, देन इसके बाद अगर क्राइटेरिया जो है किसी लॉ ने, किसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने बनाया है, क्या मैं उसे एक्सेप्टेबल प्रिज्यूम कर सकता हूं? यस। अगर नहीं, मैनेजमेंट ने बनाया है इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉलो करके, नो प्रॉब्लम, मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरे पास कुछ फैक्टर्स है, उन्हें कंसिडर करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? वो फैक्टर्स क्या अभी पढ़ेंगे। नाउ अगर क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है या फिर मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन नहीं किया, कौन सा एग्रीमेंट, ये वाला एग्रीमेंट जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है या फिर मैनेजमेंट से हमने एग्रीमेंट ऑब्टेन नहीं किया है, तो ऑडिटर को ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। यहां तक क्लैरिटी है सबके पास? मैं एक बार फिर से इसको बोलूंगा। नंबर वन, चेक करो क्राइटेरिया मस्ट बी एक्सेप्टेबल। क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होने का मतलब है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, फेयर समरी दे रहे हैं। अच्छा जी, अगर क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने, रेगुलेटर ने, लॉ ने बताया है, प्रिज्यूम एक्सेप्टेबल। मैनेजमेंट ने बनाया है इंडस्ट्री प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, आई विल फॉलो दीज फैक्टर्स एंड आई विल चेक वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। और अगर अनएक्सेप्टेबल है या मैनेजमेंट ये वाला एग्रीमेंट नहीं दे रही है, अभी पढ़ने वाले हम लोग, तो मैं फिर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। नाउ क्राइटेरिया की एक्सेप्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर कंसिडर करूंगा, नेचर, पर्पस, इंफॉर्मेशन, नीड एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। नेचर, पर्पस, इंफॉर्मेशन, नीड एंड द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी, हाँ जी, शुड नॉट बी मिसलीडिंग। इज दैट क्लियर?
एग्जाम्पल मैंने नीचे दे दिए थे। नेचर ऑफ एंटिटी, बैंक है क्या एनजीओ है, पर्पस क्या है, आप उसे रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए बना रहे हैं या जनरल पर्पस यूज के लिए बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, कौन है, एंड आपकी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका वो मिसलीडिंग तो नहीं बन जाएंगी अप्लाइड क्राइटेरिया की वजह से, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो फुली रिफ्लेक्ट कर रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नाउ सेकंड काम, अभी एक्सेप्टेंस पे ही चल रहे हैं हम लोग। नंबर 1, फुल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर मैं ही हूं। नंबर 2, एफआरएफ ना बोल के आई शुड से, आपका जो क्राइटेरिया है अप्लाइड क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नंबर 3, अब मैं मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट ले रहा हूं दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। Number 2, very important, make audited financial statement available to the intended user of summary financial statement without undue difficulty. मैनेजमेंट हमारे जो यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अवेलेबल कराए क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंप्लीट सेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। और अगर लॉ एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट, तो और लॉ एग्जाम्प्ट करता है और लॉ क्राइटेरिया बताता है, तो आपको वो लॉ डिस्क्राइब करना पड़ेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ आई एम नॉट मेकिंग इट अवेलेबल टू द यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द क्राइटेरिया विच इज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन चल रहा है कि ऑडिटर कौन से फैक्टर को कंसिडर करेगा, जिसको कंसिडर करके वो डिसाइड कर पाएगा दैट मैनेजमेंट ने क्या किया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजिली प्रोवाइड करवाए हैं किसको, आपके यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और वी कैन से दैट देयर इज नो अनड्यू डिफिकल्टी फॉर द यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एक्सेसिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फैक्टर्स क्या है, नंबर 1, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम हुम एंड वेयर। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली डिस्क्राइब है कहां से और किससे क्या मिल सकता है आपको, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल सकते हैं, आई एम ओके। अच्छा, पब्लिक रिकॉर्ड पे है आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई एम ओके। या फिर मैनेजमेंट जो है प्रोसेस बता दे जिसके थ्रू इंटेंडेड यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्टेन कर सकता है रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, so these are the factor which I will consider to evaluate, to decide whether audited financial statement are available to the intended user without any undue difficulty. Okay. Now, तीसरी चीज मेरे को क्या बोला गया कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करता हूं, यानी मैनेजमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करती है और इंडिकेट करती है इनका ऑडिट हुआ है, तो उसके अंदर ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। ओके, तो ये मैनेजमेंट से मैं एग्रीमेंट लूंगा, वो जानती है, मानती है, क्या जानती है और मानती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेकिंग अवेलेबल द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। उसके लिए हुम एंड वेयर बता दो, पब्लिक रिकॉर्ड पे रख दो या फिर प्रोसेस बता दो। और साथ साथ में किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं और इंडिकेट कर रहा हूं ऑडिट हुआ, तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस, पहला पार्ट था मैं ही ऑडिटर हूं, दूसरा पार्ट था एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, आपका क्या होना चाहिए, अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तीसरा पार्ट था एग्रीमेंट ले लिया, और चौथा पार्ट है मैं इनके साथ एग्री करूंगा ऑन दी फॉर्म ऑफ ओपिनियन, जैसे ऐसे 210 में करते थे, एग्जैक्टली यहां पे भी करेंगे, बस उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं प्रोसीजर के बेसिस पे हमने ओपिनियन बनाना है, इन्हीं प्रोसीजर के बेसिस पे एविडेंस मिलेगा, कंक्लूजन बनेंगे और ओपिनियन बनेगा। इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा स्क्रिबलिंग भी करी थी। ये 5 प्रोसीजर हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग जो है प्रोसीजर लगा के ये इंश्योर करेंगे कि नेचर प्रॉपरली जो है वो डिस्क्राइब होना चाहिए, कि दीज आर समराइज्ड इन नेचर। ओके, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका नेचर क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दीज आर समराइज्ड इन नेचर। नंबर 2, आपके समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि भाई या तो अटैच कर दो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन फ्रॉम whom and from where you can obtain the summarized financial statement, and if law or regulation prohibit then you should mention that law. अच्छा जी, क्राइटेरिया डिस्क्लोज होना चाहिए, एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद आपकी समरी क्राइटेरिया के हिसाब से बनी हो, और समरी जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, समरी जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये 5 प्रोसीजर्स मैं जरूर लगाऊंगा। ओके, आ जाइए, 5 प्रोसीजर लगा दिए। नाउ फॉर्म ऑफ ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज यहां से आप लोग कैच करेंगे। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में मैं क्या फ्रेज यूज करने वाला हूं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है,
एज अ ऑडिटर व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस स्टैंडर्ड? तो याद रखिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अवर प्रोसीजर्स। तो मुझे यही बताना था कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फेयर समरी है या नहीं, और वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही है। या तो कंसिस्टेंट वर्ड यूज कर लीजिए या फिर फेयर समरी वर्ड यूज कर लीजिए। ओके, तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अच्छा जी, इधर देखिए, क्या लॉ और रेगुलेशन डिफरेंट मुझे वर्डिंग प्रिस्क्राइब कर सकता है ओपिनियन की? हाँ कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ऐसे केस में नंबर 1, आई विल अप्लाई माई 5 प्रोसीजर्स, वो नेचर वाले जो भी हमने पढ़े थे। आई विल अप्लाई दी एडिशनल प्रोसीजर्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे एज पर लॉ और रेगुलेशन, एंड आई विल इवेल्युएट whether the wording of the law or regulation may lead to any misunderstanding, and if yes, I will evaluate whether I can insert an explanation and mitigate that misunderstanding. If I am not able to mitigate that misunderstanding, I should not accept such engagement unless required by law or regulation. I hope पूरा फ्लो आपको समझ में आ गया। जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। लॉ रेगुलेशन वर्डिंग प्रिस्क्राइब कर रहा है ओपिनियन की, अच्छा जी, और वो डिफरेंट है इस वर्डिंग से जो हमने ऊपर पढ़ी थी। अच्छा जी, तो ऐसे केस में मैं प्रोसीजर्स तो लगाऊंगा ही। कौन से वाले? ये वाले जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, ये 5 प्रोसीजर तो मैं लगाऊंगा ही। इसके अलावा मैं और भी प्रोसीजर लगा सकता हूं जो लॉ रेगुलेशन में ओपिनियन देने के लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं ये चेक करूंगा कि कहीं यूजर मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करेगा मेरे ओपिनियन को, और अगर हाँ तो क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मैं उसे मिटिगेट कर सकता हूं या नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन से मैं उसे मिटिगेट नहीं कर सकता हूं तो मैं उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूंगा नहीं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। डन। आइए नाउ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बहुत आसान है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। टाइटल आएगा, एड्रेस ही आएगा, आइडेंटिफिकेशन, 4 तो ये हो गए। फिर ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा, कम ऑन, टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन, ओपिनियन एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस बात की? कि भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर नहीं है, एंड रीडिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर लास्ट से शुरू करो, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट रहेगा? रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एक हम लोगों को स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, हो गए सारे? एक बार दोबारा बोलता हूं एवरीवन साथ दीजिएगा। टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड अ स्टेटमेंट दैट सारे डिस्क्लोजर नहीं है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सब्स्टिट्यूट नहीं है। नीचे से शुरू करो। हाँ जी, प्लेस, उसके बाद डेट, सिग्नेचर, ठीक है जी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ साथ में रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई साहब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वी हैव नॉट कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ द इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये कब आता है? जब दोनों की डेट डिफरेंट होती है। कल मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। 15 मई 25 मई याद रखिए, 15 मई पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और 25 मई पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो 15 से 25 के डिफरेंस को हमने कंसिडर नहीं किया। चलो यही बता दिया मैंने आपको, लीजिए क्लैरिटी है इस पे। अच्छा, टाइटल याद रखिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए, रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बल्कि मैंने आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिखाया भी था, अगर आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। ये लीजिए, ये इलस्ट्रेशन हमने देखी थी, कहाँ गया भैया, ये रहा, ये रहा। तो ये आपका टाइटल आ गया यहाँ पे, रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, उसके बाद एड्रेसी। एड्रेसी क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा। ये एप्रोप्रिएट एड्रेसी का क्या चक्कर है? तो भाई या तो एड्रेसी सेम होगा, सेम एज इन द केस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ नॉट सेम, चेक द एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए फिर से आपको क्या देखना है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, नेचर ऑफ द एंटिटी, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एग्जैक्टली यहां से उठ गए हैं, नेचर, पर्पस। हाँ जी, नेचर और पर्पस, राइट। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वहां पे एक एक्स्ट्रा आ गया, नेचर और पर्पस हमने यहीं से उठा लिया कि इन तीनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या बोलते हैं, नेचर क्या है एंटिटी का, बैंक है, एनजीओ है, पर्पस क्या है, फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके टाइटल को आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी रिपोर्ट का पार्ट बना के दे रहे हैं तो आप लोग पेज नंबर को भी आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो ये रहा आई से एक इलस्ट्रेशन। ये देखिए, ओपिनियन सेक्शन में आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई कर दिया है, आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई कर दिया है, और साथ साथ में आपका ओपिनियन जो है यहाँ पे आपको मिल गया है कि भैया हमारा ओपिनियन जो है वो क्या जा रहा है। इसी पैराग्राफ में आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, और यहाँ पे आपने अपना क्या दे दिया है? ओपिनियन दे दिया है। तो हमारे बाकी जो 3 पार्ट्स हैं, ये आइडेंटिफिकेशन, ओपिनियन
और ये वाला आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों हमने एक ही पैराग्राफ ओपिनियन सेक्शन के अंदर हमने देख लिए हैं। और उसके बाद हमने क्या दिया, उसके बाद बच्चों हमने दी एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत सिंपल, घोटने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ इतना इतना समझ लीजिए। नंबर 1, सारे डिस्क्लोजर नहीं है जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। एंड नंबर 2, रीडिंग समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, हाँ जी, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट, कम ऑन टेल मी, रीडिंग दी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लीजिए, ये रही वो स्टेटमेंट, इधर दिखाया था आपको। इंडिकेटिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंटेन ऑल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ applied in the preparation of the audited financial statement, and reading the summary financial statement is not a substitute. Then उसके बाद हमारा, वैसे तो यहाँ से शुरू कर दीजिए, प्लेस ऑफ सिग्नेचर। डेट भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। डेट कब से पहले की नहीं होनी चाहिए, डेट किसके बाद डलनी चाहिए, ओनली आफ्टर ऑडिटर्स ऑब्टेन sufficient appropriate evidence that summary financial statement have been prepared. Number 1, sufficient appropriate evidence चाहिए, summary financial statement प्रिपेयर हो गए हैं। नंबर 2, आपके पास जो है वो असर्शन आ जाए किससे, रिकग्नाइज अथॉरिटी से, दैट दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो नॉट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट बिफोर द डेट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड यस, एक डेट आपको और कंसिडर करनी है, नॉट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 15 मई को अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है तो इससे पहले की डेट आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट पे नहीं हो सकती है। सिग्नेचर बहुत सिंपल है, 700 वाला उठा लेंगे। पार्टनर, जो पार्टनर है उसका नाम, उसका मेंबरशिप नंबर, फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन और यूडिन आ जाएगा, राइट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको अलग से भी पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से उठ जाएगी, इस वाले सेक्शन से। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखी थी, एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। एंड साथ साथ में हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में मैंने भी बहुत ध्यान नहीं दिया है, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको समझाऊंगा। हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को भी रेफर जो है वो करेंगे। एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी दोनों डेट्स डिफर होती है तो हम लोग एक स्टेटमेंट डाल देते हैं कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इवेंट अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्विकली एक बार इसको देख लीजिए। आपके लिए ओपिनियन सेक्शन है जिसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आइडेंटिफाई कर लिया आपने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ फेयर समरी, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आर अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। नाउ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या बताएंगे, क्लियरली बताएंगे, भाई मैं यहाँ पे क्यों आया था, मैं यहाँ पे आया था ओपिनियन देने के लिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर समरी दे रहे हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या नहीं, बेस्ड ऑन द प्रोसीजर, वो 5 प्रोसीजर विच वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द SA 810। दैट्स इट, लीजिए, ओके।